नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की टर्म 1 एग्जाम के लिए क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को, अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको टर्म 1 एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं टर्म 1 एग्जाम के लिए क्लास 10th के साइंस के विज्ञान के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन को देखिए, 2, 1, 3 और 4। याद रखिएगा, जो मैमल्स होते हैं उनमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, अर्थात जो चेंबर होते हैं 4 पाए जाते हैं मैमल्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जो पक्षी वर्ग होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनमें भी 4 पाए जाते हैं, अर्थात मैमल्स और बर्ड, इनमें 4 चेंबर पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। और जो एम्फीबियंस होते हैं, अर्थात जो उभयचर होते हैं, उनमें 3 पाए जाता है। जैसे मेंढक हो गया, उनमें 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। और जो मछली वर्ग होते हैं, उनमें 2 पाए जाते हैं, याद रखिएगा इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन को देखिए, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स हेल्प करता है। याद रखिएगा, जो फाइब्रिनोजन होता है, अर्थात फाइब्रिनोजन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉट अर्थात रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है, सहायता करता है, याद रखिएगा। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जो कि बोन मेरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सोल्जर कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में अनीमिया नामक बीमारी होता है, इसको भी याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन को देखिए, एमीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमेनोमीटर या लैक्टोमीटर। इसका राइट आंसर है रक्तचाप, अर्थात बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, याद रखिएगा। बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर को मापा जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर से, याद रखिएगा बीपी। और याद रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है वो 120/80 mmHg होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 120/80 mmHg होता है, इसको याद रखिएगा। एमीटर से करंट मापा जाता है, अर्थात एमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग करता है डीसी या एसी। डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट और एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, इन एम्पियर्स में, मतलब एम्पियर्स में मापता है, याद रखिएगा एमीटर। स्टेथोस्कोप से हृदय की जो गति होता है उसको सुना जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की जो गति होता है उसको सुना जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की जो शुद्धता होती है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन को देखिए, द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, सभी। इसका राइट आंसर है मुकुलन। मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है, याद रखिएगा। और द्विखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है, याद रखिएगा। द्विखंडन अगर पूछे परीक्षा में तो आंसर होगा अमीबा, याद रखिएगा। और मुकुलन हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का नाम है। मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, स्पाइरोगाइरा, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम।
इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो अर्थात स्त्री मादा, फीमेल अर्थात मादा एनोफिलिस मच्छर से काटने से होता है मलेरिया। और एक प्लाज्मोडियम से होता है, एक परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, याद रखिएगा। स्पाइरोगायरा याद रखिएगा, स्पाइरोगायरा में जो प्रजनन होता है याद रखिएगा कैसे होता है। स्पाइरोगायरा में याद रखिएगा पुनर्जनन विधि से स्पाइरोगायरा में प्रजनन होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और प्लाज्मोडियम में जो प्रजनन होता है याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि से होता है, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, बहुखंडन विधि से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, कोयला, आयोडीन, सल्फर और ब्रोमीन। याद रखिएगा जो आयोडीन होता है एक अधातु होता है, इसका सिंबल आई होता है। तो आयोडीन में एक अधातु होता है जिसमें चमक होता है, याद रखिएगा आयोडीन एक अधातु होता है जिसमें चमक होता है। ब्रोमीन एक अधातु होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में अर्थात द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। जो ब्रोमीन होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और एक अधातु होता है। आयोडीन एक अधातु होता है जिसमें चमक होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? यहाँ पर पूछा है धातु केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो इसका ऑप्शन को देखिए, मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। इसका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम अर्थात Na, इसका एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या 11 होता है, याद रखिएगा। तो सोडियम को एक धातु होता है सोडियम जो कि केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम जो है एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो केरोसिन, सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। याद रखिएगा सोडियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है, इसी कारण केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Cu अर्थात कॉपर होता है, Hg अर्थात मरकरी पारा होता है, Ag अर्थात सिल्वर होता है, Au अर्थात गोल्ड होता है, इनको याद रखिएगा। तो निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? कॉपर होता है, याद रखिएगा कॉपर, इसका राइट आंसर है कॉपर। याद रखिएगा सबसे पहले कौन होता है? कॉपर होता है अभिक्रियाशील, उसके बाद Hg अर्थात मरकरी पारा होगा, उसके बाद Ag अर्थात सिल्वर होगा, उसके बाद गोल्ड Au होगा। तो याद रखिएगा इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा Cu कॉपर, उसके बाद Hg होगा, उसके बाद Ag होगा, इसके बाद Au होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? याद रखिएगा एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर जो वक्रता त्रिज्या होता है उसका आधा होता है। एफ जो होता है जो वक्रता त्रिज्या आर होता है उसका आधा होता है। तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 18 दिया गया है, तो आर बराबर क्या होगा? इसका दोगुना हो जाएगा आर, तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंब की दूरी u है, अर्थात बिंब की जो दूरी है वो u है, प्रतिबिंब की दूरी v है एवं फोकस दूरी f है। तो गोलीय दर्पण में संबंध है अथवा दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। v क्या होता है? ये प्रतिबिंब की दूरी होता है, u होता है बिंब की दूरी और f होता है फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण सूत्र को याद रखिएगा 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का जो नियम होता है वो होता है साइन आई अपन साइन आर, अर्थात साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई क्या होता है? याद रखिएगा साइन जो आई होता है वो होता है आपतन कोण और आर को कहा जाता है
अपवर्तन कोण, इनको याद रखिएगा। आई को कहा जाता है आपतन कोण और आर को कहा जाता है परावर्तन कोण। तो स्नेल के नियम से याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अर्थात कन्वेक्स लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अभिसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अभिसारी लेंस धनात्मक होता है, याद रखिएगा, ए पॉजिटिव होता है, धनात्मक। और अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। और अभिसारी लेंस धनात्मक होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो पावर ऑफ लेंस, अर्थात जो पावर ऑफ लेंस होता है, लेंस की जो क्षमता होता है, P बराबर 1/f होता है। और यहाँ पर पूछा है, देखिए, उत्तल लेंस तो धनात्मक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डायप्टर। डी होता है, याद रखिएगा, डी जो होता है वो लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट होता है, डायप्टर, याद रखिएगा, डायप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डायप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तारों के टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों के टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ऑप्शन को देखिए, प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के प्रकीर्णन को, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, ध्यान से देखिएगा, श्वेत, काला, लाल, पीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत, अर्थात व्हाइट कलर होता है, श्वेत होता है, सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड अर्थात AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है व्हाइट, अर्थात श्वेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ZnO+C, Zn+CO में किसका उपचयन होता है? उपचयन अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना होता है उपचयन और ऑक्सीजन का हटना होता है अपचयन। तो यहाँ पर उपचयन पूछा है, अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखिए, यहाँ पर C था, यहाँ पर CO हो गया, अर्थात C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और ZnO के साथ ZnO से O हटा है, अर्थात A अपचयन है, ZnO का अपचयन हुआ है और C का उपचयन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C हो जाएगा, क्योंकि C के साथ CO, देखिए O जुड़ा है, C के साथ O जुड़ा है, अर्थात इसका उपचयन हुआ है। और ZnO जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन हटा है, देखिए यहाँ पर Zn हो गया, अर्थात इसका अपचयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात बुझा हुआ चूना होता है, CaHCO3, CaSO4 अर्थात कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है, ध्यान से देखिएगा, H2Cl2, ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन सी को देखिए। तो यहाँ पर देखिए H2, यहाँ पर HCl, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए Na2 है, यहाँ पर भी 2Na है, अर्थात दो सोडियम है, O2 2 है, यहाँ पर O है, सिर्फ सिंगल O है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर N2 है, यहाँ पर भी 2N है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल का परास होता है, पीएच स्केल का परास होता है। ध्यान से देखिएगा, 0 से 7 अर्थात 0 से 7, 0 से 14, 7 से 14 कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 14, 0 से 14। ठीक है, पीएच स्केल का जो परास होता है वो 0 से 14 होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको भी याद रखिएगा, जो 7 से कम होता है अर्थात 0 से जो 7 होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 उदासीन होता है, और 7 से अधिक पीएच स्केल वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ध्यान से देखिएगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का प्रबल अम्ल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो टर्म 1 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।